नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। समय हो चुका है 5 बजे जनहित का, और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं बिगड़ी कानून व्यवस्था का जिम्मेदार कौन। उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री लोगों को न्याय दिलाने, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने और आम जनता का भरोसा सरकार की व्यवस्था पर मजबूत हो, इसका आपको बता दें अभरकस प्रयास कर रहे हैं। जिम्मेदार है कि मुख्यमंत्री के प्रयास को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो प्रशासन की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये को दिखा रही हैं। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बावजूद भी अधिकारी शासन की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। पहला मामला आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जेनेवा कटरा गांव में पुलिस पर एक गर्भवती महिला को घर में घुसकर पीटने का आरोप लगा है। वहीं पुलिस के डर से गर्भवती महिला के भाई ने जहरीला पदार्थ खा लिया। आपको बता दें कि पीड़िता के भाई पर नाबालिग बालिका को भगा ले जाने का आरोप है। इसी मामले में पीड़िता के घर पहुंची पुलिस कर्मियों ने पहले गर्भवती महिला से अभद्रता और मारपीट की। आरोप है कि पुलिस के डर से पीड़िता के भाई ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस दौरान युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की हालत नाजुक है। वहीं पुलिस की इस कार्यशैली से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। लालगंज सीएससी से 108 एम्बुलेंस के द्वारा एक अनुज यादव कर लड़कियों को रेफर किया गया है, जिसकी उम्र करीब 22 साल है। एग्जामिन करने में ही पता चला है सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस है। अब उसके अटेंडेंट द्वारा ये पता चल रहा है कि किसी कोई बात का मैटर था जिसके उस बच्चे ने जहर खा लिया। किस लिए खाया तो जांच का विषय है। बाकी उसको फर्स्ट एड कर दिया गया, उसको काफ़ी नाजुक सीरियस एडमिट कर दिया गया, ट्रीटमेंट चालू है उसका। तो पुलिस वाले आए थे और हम बैठे थे, हमको खूब गंदी गंदी गाली दिया और हमारा बाथरूम छूट गया। हमसे बोले कि हम तुम्हारे पेट में लात मारेंगे तो जो बच्चा कलून है अभी तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारा पिता भी हमको हाथ पकड़ के मारा, मेरी मम्मी को भी गला दबा के पटक दिया चारपाई में। सिपाहियों ने? हाँ। महिला पुलिस थी? नहीं, महिला नहीं थी, 2 लोग आए थे मोटरसाइकिल से। अच्छा। तो दोनों लोगों को मारा? हाँ, दोनों, हम मम्मी को और हमको मारा। हमारा मोबाइल छुड़ा लिया, हमको कुछ बोलने नहीं दिया और हमारा बाथरूम भी छूट गया वहीं पे। अच्छा, ये बताओ उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद गाली दे रहे थे, फिर खड़े होके हमको खूब गंदी गंदी। फिर तुम्हारा भाई को नंबर मांग रहे थे, भाई का नंबर हम दे रहे थे तो कह रहे वो हमारे पास है नंबर। अच्छा, फिर वहीं दूसरा मामला कासगंज से है, जहां तहसील सहावर क्षेत्र के गुदरागंज गांव का रहने वाला दिव्यांग खुद को जिंदा करने की प्रशासन से गुहार लगा रहा है। आपको बता दें कि दिव्यांग दिनेश को जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते 19 जून 2024 को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। मृत घोषित करने के बाद से उसे मिलने वाली दिव्यांग पेंशन व अन्य सुविधाओं से दिव्यांग दिनेश वंचित हो गया है। समस्या ये है साहब कि मुझे मृतक घोषित कर दिया गया है 19/6/2024 को। जब इसे मुझे जानकारी पड़ी, मैंने ये दिखवाई कि मेरी विकलांग पेंशन नहीं आ रही है, तो मैं इधर उधर वापस के चक्कर काट रहा हूँ, मगर अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं है। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हो? करीब 6 महीने मुझे हो गए चक्कर लगाते। कागजों में आपको मृत घोषित कर दिया है? कागजों में मुझे मृत घोषित कर दिया। किस किस के पास जा चुके हो? मैं जी जिला अधिकारी के पास भी गया हूँ, उप जिला अधिकारी के पास भी गया हूँ और BDO साहब से भी मिला हूँ, सचिव साहब से भी। गाजियाबाद से भी एक सिर घुमा देने वाला मामला सामने आया है, जहां युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में एक कार में भीषण आग लग गई, जिसके चलते एक युवक की जलकर मौत हो गई। कार सड़क से करीब 100 मीटर अंदर मिली, जिससे हत्या की संभावना जताई जा रही है। मृतक के परिजनों ने उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है, तो वहीं मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। अवगत कराना है कि बीती रात थाना दादरी क्षेत्र के नगला नैन चौक के पास में एक फॉर्च्यूनर कार जली हुई अवस्था में मिली थी। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच करके वहां फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था। कार के अंदर एक व्यक्ति की जली हुई अवस्था में बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान संजय यादव निवासी नेहरू नगर गाजियाबाद के रूप में हुई थी। परिजनों से पूछताछ से पता चला था कि अपने 2 मित्रों के साथ निकला था और इनका अपने मित्रों से कुछ ज्वेलरी के लेन देन का विवाद था। इनके दोनों मित्रों को हिरासत में ले लिया गया है।
गाजियाबाद के रियल एस्टेट के कारोबारी संजय यादव, जिनकी लाश उन्हीं की गाड़ी में जलती हुई मिली है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद से जो है वो कहकर गए थे गोविंदपुरम, लेकिन उनकी लाश दादरी में सड़क के किनारे जलती हुई पाई गई है। उसमें आशंका भी लगाई जा रही है कि उन्होंने आत्महत्या तो नहीं करी है, लेकिन इसमें पूरी छानबीन की जा रही है, जिसमें 2 अपराधी गिरफ्त में हैं। पुलिस पूरी छानबीन में लगी हुई है। देखना है कि आगे कहां तक जो है इसमें कार्रवाई होती है और सफलता प्राप्त होती है पुलिस को। यूपी में कानून व्यवस्था को पलीता लगा रहे जिम्मेदारों को आखिर ये घटनाएं दिखाई क्यों नहीं पड़ती? लखनऊ की गद्दी पर बैठे हुक्मरानों के अरमानों पर जिम्मेदार पलीता क्यों लगा रहे हैं? जिंदा को कागजों पर मुर्दा, तो कहीं पेट्रोल डालकर शख्स को जिंदा जला देना, तो कहीं गर्भवती महिला को पीटने और प्रताड़ना से परेशान होकर जहर खाने के मामले में आखिर कार्रवाई कब होगी? इन पीड़ितों को इंसाफ कब और कौन दिलाएगा? जनहित का सवाल है। तो लगातार ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं लगातार क्यों घट रही हैं और इनका जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदार आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं मिलता है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत सोनी कासगंज से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, केशवानंद शुक्ला रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हैं। इनके पास हम जाएंगे और घटनाओं का जो इनसे घटनाओं को समझेंगे। इसके अलावा बीजेपी नेता देवेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूजा मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपने संवाददाताओं से इन घटनाओं का शॉर्ट में ब्रीफिंग समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। केशवानंद शुक्ला, पहले आपके पास आएंगे। रायबरेली में गर्भवती महिला के घर में घुसकर पुलिसकर्मियों ने पिटाई की और पुलिस की दहशत में उसके भाई ने जहरीला पदार्थ खा लिया, आत्महत्या का प्रयास किया, जहां अब उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। क्या है ये पूरा मामला? ब्रीफ शॉर्ट समय में करिए। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला रायबरेली के लालगंज का है, जहां पे बताया जा रहा है कि जो 2 पुलिसकर्मी जो है बाइक से आते हैं और एक घर में जाते हैं, जहां पे आरोप ये लगाया गया है कि जो गर्भवती महिला है उसने आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिसकर्मियों के द्वारा उसकी जम करके पिटाई की जाती है। वही जो महिला है वो गर्भवती है, उसके बावजूद जो है पुलिसकर्मी बाइक से आते हैं और उसके घर में घुस करके जम करके मारपीट करते हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला के जो भाई है उसके ऊपर 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को जो है भगा ले जाने का आरोप लगा है, जिसको लेकर के पुलिस छानबीन कर रही थी, जिस दौरान पुलिस उसके घर गई थी और पीड़िता ने मारपीट करने का पुलिस के ऊपर आरोप लगाया। वहीं ग्रामीणों में देखा जा रहा है कि लगातार काफी आक्रोश मिला है, क्योंकि जो गर्भवती महिला का भाई है उसने पुलिस से अशुद्ध होकर के जो है जहर खा लिया, जिसके बाद देखा जा रहा है कि उसने लालगंज में इलाज कराने गया था। वहीं सीएससी में जो है डॉक्टरों ने इसकी हालत नाजुक देखते हुए रायबरेली के जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां पे पीड़ित का इलाज जारी है। वहीं उसकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के रायबरेली पुलिस के डॉक्टर जो एएसपी हैं उन्होंने बताया है कि नाबालिग बच्ची को भगाने का आरोप था, जिस मामले पे लगातार इसको हटाने के लेकर के जो है पीड़ित के द्वारा जो है जहर खाया गया है। वहीं जो भी मारपीट का आरोप है वो निराधार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार देखा जाए कि गर्भवती महिला ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाए, वो गंभीर आरोप लगाए, वहीं ग्रामीणों में भी अभी भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के रायबरेली पुलिस जो है मामला झुठलाती हुई नजर आ रही है। उसने बाकायदा जो है बयान जारी करते हुए बताया है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उन निराधार असत्य हैं। लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर जो आरोप लगाए गए हैं गर्भवती महिला की तरफ से कि 2 पुलिसकर्मी बाइक से आते हैं और घर में घुस करके जम करके मारपीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जांच का विषय है उसको लेकर के पुलिस बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब मीडिया पे इस पूरी मामले की खबर चलती है तो रायबरेली के एडिशनल एसपी द्वारा बयान जारी करके इसको असत्य बताया जाता है। बिल्कुल शिवानंद, आप केशवानंद आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। प्रशांत सोनी, आप कासगंज से मामला सामने आया जहां पर एक दिव्यांग व्यक्ति जो है वो उसको मृत घोषित कर दिया गया है कागजों में। लगातार वो पुलिस प्रशासन के चक्कर लगा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है और वो जो उसको शासन के द्वारा
सरकार के द्वारा जो कुछ सहूलियतें मिलती हैं, जो कुछ योजनाओं का लाभ मिलता है, वो लाभ नहीं मिल पा रहा है और लगातार वो अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। इस मामले पर आपकी ब्रीफिंग। जी, आपको बता दूं कि सावर थाना क्षेत्र के गांव पड़ता है मुद्रागंज, जो तहसील सावर में ही पड़ता है। तहसील सावर के मुद्रागंज गांव का निवासी है दिनेश, जो बीते 6 माह पूर्व जिसको ब्लॉक सचिव है सावर का जगजीवन सिंह, जिसने क्या कहते हैं उसको मृत घोषित, कागजों में मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद उसको यह बात उसकी पेंशन नहीं आई तो विकास भवन में गया। विकास भवन में उसको मालूम पड़ा कि उसको मृत घोषित कर दिया गया है। तब से वो अब तक कासगंज में हर जिले के हर अधिकारी के पास चक्कर लगा चुका है। डीएम साहब को वो पिछले महीने ही एप्लीकेशन देके आया था, फिर भी अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता, कल भी वो एसडीएम सदर सावर के पास गया था और अपनी गुहार लगाई थी कि मुझे जीवित घोषित किया जाए, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिला प्रशासन वही इस मामले में जब हम लोगों ने बात करनी चाहिए तो जिला प्रशासन किसी बात का जवाब नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल प्रशांत, हमारे साथ बने रहिए। आप आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। तो अशोक द्विवेदी जी, संवाददाता नोएडा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, नोएडा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक को जिंदा फॉर्च्यूनर कार में जला देने का आरोप परिजनों ने लगाया है। क्या है पूरा मामला? अशोक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए अशोक। आवाज आ रही है ना? जी हाँ, ये बिल्कुल ये मामला दादरी थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे नगला नैनसुख गांव के पास में एक फॉर्च्यूनर कार जलती हुई 11 बजे दिखाई देती है पुलिस को। जहाँ ग्रामीणों द्वारा सूचना दिया जाता है, पुलिस मौके पे पहुंचती है और उसमें पता लगता है एक व्यक्ति जो है वो अंदर जल के खत्म हो चुका है, जो जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने आनंद फानंद में डेड बॉडी को निकाल के पोस्टमार्टम को भिजवाया, पंचनामा भरा। उसके बाद में जब उसकी पहचान हुई तो पता लगा संजय यादव है, ये जो प्रॉपर्टी का काम करते थे और एक गाजियाबाद नेहरू नगर के रहने वाले थे। जिसको लेकर के परिजनों को जब सूचना दी गई पुलिस द्वारा, परिजन आए तो बताया गया कि संजय यादव रात 11 बजे से पहले अपने 2 दोस्तों के साथ निकला था, विकास और जीत चौधरी के साथ, जो कि साइट पे जाने के लिए निकला था, लेकिन इनमें ज्वेलरी का लेन देन था। जिसको लेकर के एक फॉर्च्यूनर कार में संजय यादव और विकास, संजय यादव को विकास और जीत चौधरी द्वारा जिंदा कार में जला के मौके से भाग गए। फिलहाल पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है और घटना की कार्रवाई आगे पुलिस दोबारा जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद खुला सकते। निश्चित रूप से अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। देवेंद्र यादव जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र यादव जी, 3 घटनाओं का हमने आपके सामने जिक्र किया और तीनों जिलों के संवाददाताओं को आपने सुना। इन घटनाओं का लगातार कमोबेश हर जिले से इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन हर घटना पर बैठकर चर्चा करना संभव नहीं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको लेकर हम जिम्मेदारों तक हम आवाज पहुंचाना चाहते हैं। ये घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? लगातार मुख्यमंत्री की जो मंशा है, मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सुलभ न्याय मिले, लोगों का जो भरोसा है वो सरकार के प्रति बने, लेकिन धरातल पर क्या दिखाई दे रहा है? देवेंद्र यादव जी। देखिए मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके की सरकार की नीति है, इसमें कोई कहीं पे कोई कोताही नहीं है। सरकार की स्पष्ट नीति है, अगर कोई भी कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो आपका बरेली का जो मामला है, जिसमें पुलिस ने भी अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके उसमें कहा उन्होंने कि उसकी जांच की जा रही है और इस तरीके कोई पुलिस जाती है तो आप भी समझते हैं कि मतलब किसी के ऐसे जो उनका आरोप है, ऐसा पहली बात बहुत मुश्किल है। वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है, इसको शासन अपने स्तर पर देखेगा। दूसरा मामला आपका जो है ये गाजियाबाद का जो है, इसमें गाजियाबाद में जो परिवार के लोगों ने जो शिकायत दी है, देखिए अकस्मात की एक घटना है, ये किस तरीके से कैसे प्लान से किया है या क्या किया है, इसमें पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है और ये जांच इसकी जारी है। किसी भी तरीके से कानून तोड़ने वाले को, चाहे कोई भी हो, उसके हाथ कितने लंबे हों, कानून से लंबे उसके हाथ नहीं हो सकते और उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो योगी जी की नीति है, इसमें किसी को कोई छोड़ने की नीति नहीं है। तीसरा मामला जो आपका है अपना, इसका ये जो उसके जिंदा होने के प्रमाण की है, ये कहीं पर टेक्निकल कोई त्रुटि हो सकती है, ये भी शासन इसमें जांच करेगा।
और इसको भी ठीक करेंगे। ऐसा कोई भी वाक्य नहीं छोड़ा जाएगा कि किसी पीड़ित को न्याय ना मिले। ये सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसमें कोई भी कहीं पे अगर देवेंद्र यादव जी किसी चरणबद्ध तरीके से अगर बात करें तो किसी भी घटना का एक समय सीमा होती है। अगर वो दिव्यांग व्यक्ति 3 महीने से 6 महीने पहले उसको मृत घोषित किया गया था और कागजों में उसको मृत वो घोषित हो गया था, 6 महीने से चक्कर लगा रहा है, कोई समय सीमा है जब उसको न्याय मिलेगा? देखिए, आपके जो पत्रकार महोदय हैं, अगर उन्होंने वहां पे अधिकारी से बाइट ली होती तो उन्हें ये पता चल जाता वहां पे कि क्या कारण है। और ऐसा आप और हम भी समझते हैं जी, कि ऐसा नहीं हो सकता है कि उस पर शासन ध्यान ना दे। उस पर जरूर कार्रवाई होगी और त्वरित कार्रवाई होगी इस पर। देवेंद्र यादव जी, रायबरेली की जो घटना है वहां पर पुलिसकर्मी महिला के घर में घुस जाते हैं बिना महिला पुलिसकर्मियों के और महिला के साथ मारपीट करते हैं। महिला का बयान भी आपने सुना है, जो रो रो कर वो अपनी दास्तां बयां कर रही है। उसके साथ उसकी मां के साथ पुलिसकर्मियों ने अभद्रता की, पहले गाली गलौज की, उसके बाद दोनों के साथ मारपीट की। क्या पुलिसकर्मी खुद न्यायालय बन गए हैं, खुद न्याय अपने हाथों से ही करेंगे? देखिए, जो उनके भाई पे जो आरोप है, आप उस आरोप की गंभीरता को देखें थोड़ा सा। निश्चित रूप से भाई पे आरोप जी, निश्चित रूप से भाई पे आरोप है, गंभीर आरोप है, लेकिन देखिए कई बार आपने रोड पे भी आपने देखा होगा, कहीं पे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, चालान काटते हैं, तो उनके साथ भी इस तरह की घटना घट जाती है। अकस्मात की कोई घटना किसी की होती है, आरोप प्रत्यारोप है, ये इसकी बाकायदा जांच होगी और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी जी की नीति है। चलिए देवेंद्र यादव जी, आपके पास आते हैं। पूजा मिश्रा जी, हमारी बहन पूजा मिश्रा जी प्रवक्ता सपा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, इन घटनाओं को आपने सुना, रायबरेली की जो घटना है, आप स्वयं एक महिला हैं, आप अंदाजा लगा सकती हैं, एक महिला के घर में पुलिसकर्मी घुस जाते हैं, उसके साथ अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं, महिला सिपाही भी साथ में नहीं होती हैं। किस तरीके की ये व्यवस्था है? मानस जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। मैं भी भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने बोला कि जो है जो क्राइम चार्जेस लगे हुए हैं उसके भाई के ऊपर में, एक्यूज जो उसका भाई है उसका गंभीरता को देखिए, तो इसका आशय यह तो नहीं निकल के आता है ना कि अगर परिवार के किसी सदस्य पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं तो आप जो है परिवार के दूसरे सदस्य को प्रताड़ित करेंगे, और खासकर तब अगर वो महिला हो। आपको ये अधिकार तो बिल्कुल नहीं मिलता है। मुझे लगता है एडवोकेट बैठे हुए वो बताएंगे इस बात को कि ये अधिकार पुलिस को नहीं मिलता है। और एक बड़ा वहम पाल दिया हुआ है भाजपा ने, जब से भाजपा की सरकार बनी हुई है तब से ये वहम जो है फैला रहे हैं कि जो सरकार का काम होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है, वो काम होता है एक्शन लेने का। एक्शन लेने का काम कब? आफ्टर क्राइम। लेकिन मानस जी, ये काम तो है नहीं। आफ्टर क्राइम एक्शन लेने का काम तो जुडिशरी का है, वो काम पुलिस का भी नहीं है, सरकार का भी नहीं है। जहाँ पे क्राइम घट गया हुआ, एक्यूज जहाँ पे उसको पकड़े, उसके बाद में एक्शन लेने का कार्य जो है जुडिशरी के पास में है, वो आपके हाथ से चला गया। आपका कार्य है कि आप जो है क्राइम को कम करें। पहली बात तो जो बच्चे ने, जो लड़के ने, जो भाई ने क्राइम किया, वही क्राइम आपको कंट्रोल करना चाहिए था, वही क्राइम नहीं होना चाहिए था। आप उसमें फेल होते हैं। उसके बाद में फिर आप जाकर के पुलिस खुद क्राइम करती है। और ये ऐसा एक वाकया नहीं है, आपने भी देखा होगा कि जो उड़ीसा में किस कदर पुलिस ने क्या किया हुआ था, और बिल्कुल लंबी चौड़ी इनके जो है मोहब्बा में 2024 की मैं मामले की बात कर रही हूँ, सिपाही के ऊपर रेप चार्जेस लगे हो। कानपुर में आपका पुलिस जो है ऑफिसर भूत होकर के महिला के घर में घुस जाता है और वहां पे छेड़छाड़ करता है। और मथुरा में भी जो आपने देखा होगा प्रॉपर्टी के डीलर के वीडियो बना करके तब उससे जो है अब पैसे उगाही की जा रही होती है। यहाँ पे दिक्कत पुलिस जिसको दिया गया हुआ है जिम्मेदारी कि आप जो है सुरक्षा करिए, वही जो है संलिप्त पाए जाते हैं। इनके यहाँ पे पुलिस में कौन सा करप्शन नहीं बचा हुआ है? अभी उत्तर प्रदेश में आप उठा करके देखेंगे तो सारे करप्शन पुलिस में आ गया हुआ है। और एनसीआरबी का आंकड़ा भी यही कह रहा होता है। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है 2022 में आया हुआ, आपको पता होगा, उसके बाद नहीं आया हुआ है। 2022 के एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार ही उत्तर प्रदेश में कुल अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। और वो अपराध रहे हैं जो लगभग किन अपराधों में बढ़ोतरी हुई है? आपके बलात्कार, हत्या और महिला के अगेंस्ट अपराधों में। संगठित अपराध घटे हुए हैं। संगठित अपराध आप भी जानते हैं ना, जो डाकू हुआ करते थे, जो संगठन बना करके जो अपराध किया करते थे, वो तो श्रद्धेय नेताजी ने साफ कर दिया हुआ। आपको जिम्मेदारी दी गई। तो यहाँ पे क्या दिखता है कि जो भाजपा सरकार है वो पूरी तरीके से फेलियर है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अभी भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि सबको नहीं बख्शा जाएगा, सबके साथ में नहीं, अगर न्याय थोड़े आपको करना है,
आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उत्तर प्रदेश की देश को जनता को सुरक्षित रखना है। न्याय करने का काम जुडिशरी का है, वो सरकार का, पुलिस का नहीं है। वो जुडिशरी करेगी किसको सजा देना है, किसको सजा नहीं देना है। आपको तो क्राइम नहीं घटने देना है। आप क्राइम होता है, इंतजार करते हैं कि कहाँ पे उत्तर प्रदेश में हर जगह पे क्राइम घट जाएगा, फिर आप बताएंगे नहीं हम जा रहे हैं क्राइम कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपने बहराइच में भी किया। आपने बहराइच में भी दंगा को भड़क नहीं दिया कि आग लगे जल जाए, तब आप कहते हैं एक्शन का रिएक्शन हो रहा था। वही तो रोकना है भाई आपको, एक्शन का रिएक्शन ही तो रोकना है आपको। पहली बात तो एक्शन रोकना है, फिर उसका रिएक्शन रोकना है। सब कुछ में फेल हो जाते हैं, फिर आप गाल बजा रहे होते हैं। तो माने चीज चिंताजनक इसलिए कि जो देश के, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है ना, वो इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देते हैं। उनका मानना होता है कि आपराधिक घटनाएं घटे, उसके बाद में जो है हम एक्शन लेने के लिए जाएंगे। ये विडंबना है और इसी का परिणाम निकल के आता है कि चलिए पूजा जी, आपकी बात आगे ये हो सकता है। पूजा जी आप कह सकती हैं, आप विपक्ष की नेता हैं, आप कह सकती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री की मंशा स्पष्ट है। मुख्यमंत्री हर जिले में जहां भी जाते हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर जरूर समीक्षा बैठक करते हैं। बीके सिंह सर हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीके सिंह सर आपके पास आएंगे। अलग अलग घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, ये घटनाएं लगातार प्रदेश में घट रही हैं। एक तरफ पुलिस जहां खुद न्यायालय का काम करने पहुंच जाती है, एक पीड़िता के भाई ने कोई घटना को अंजाम दिया, उसको पुलिस को एक तरीके से रोकना चाहिए था, लेकिन वो पुलिस खुद न्याय करने पहुंच जाती है। घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट करना, अपना खुद न्याय करने पुलिस पहुंच जाती है। कोई महिला पुलिसकर्मी भी नहीं होती है। एक तरफ दूसरी घटना होती है जहां एक दिव्यांग 6 महीने से भटक रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, वो अपने आप को पेपर लिए घूम रहा है कि मैं जिंदा हूं साहब, मैं जिंदा हूं, लेकिन कोई पेपर में वो जिंदा नहीं है और हर दफ्तर का चक्कर काट रहा है कि वो जिंदा है। तो इस तरीके की लगातार घटनाएं प्रदेश में घट रही हैं। मुख्यमंत्री की जो मंशा है उस पर साफ तौर पर ये लोग पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। अफसर किसको दोषी मानते हैं, या जैसा कि पूजा जी ने आरोप लगाया कि शासन की कहीं ना कहीं हिला हवाली है, या प्रशासनिक जो अफसरशाही है वो इस पर वो बेलगाम है? सबसे पहले मैं के न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करूंगा और साथ ही जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी नमस्कार करूंगा। और इसके बाद मैं कहना चाहूंगा, जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे मैं उनको सुन रहा था जी। हमें सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है। आपकी नीयत चाहे जो भी सही, लेकिन यथार्थ के धरातल पर आप क्या हैं, ये सवाल है। दूसरा, पुलिस जो है, पुलिस हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हमारे देश में जस्टिस राइट नहीं रखता है। जस्टिस राइट केवल न्यायालय के पास है, जुडिशरी के पास है। तो पुलिस को कोई इस तरह का राइट नहीं है कि वो ऑन स्पॉट जस्टिस करे या किसी भी एक्यूज्ड के फैमिली मेंबर्स के साथ क्रूएलिटी करे। ये एक तरह की क्रूएलिटी है, वो भी क्रूएलिटी अगेंस्ट वीमेन। आप किसी भी महिला महिला के घर में जा रहे हैं या किसी भी फैमिली में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, भले ही उसका भाई एक्यूज्ड है, आप उस महिला को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं या उसके फैमिली मेंबर्स को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्या है कि भाई आपका भाई कहाँ है, बता दो, वो एक्यूज्ड है या हम ढूंढेंगे, हम उसको अरेस्ट करेंगे। अगर वो आप नहीं अरेस्ट कर पा रहे हैं तो आपके पास टूल्स है, आप टूल्स इस्तेमाल कीजिए। उसका मोबाइल सर्विलेंस पे लीजिए, उसके फ्रेंड सर्किल को सर्विलेंस पे लीजिए, और जो भी टूल्स आप यूज कर सकते हैं। भाई कोई भी जस्टिस करेंगे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ करेंगे, ना कि ऑन स्पॉट आप करेंगे कि आप उसके फैमिली मेंबर्स को टॉर्चर करने लगे, उसके भाई को टॉर्चर करें, बहन को टॉर्चर करें, बुजुर्ग पेरेंट्स हैं उसको टॉर्चर करें। तो ये तो खुद अपने आप में एक क्रूएलिटी है, और ये अगर क्रूएलिटी हुई है तो वास्तव में बड़ा शर्मनाक क्रूएलिटी है। और जहां तक इनका सवाल है प्रवक्ता साहब का बीजेपी के कि उसकी जांच होगी, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि भाई साहब जांच कौन करेगा? जांच भी एक पुलिस क्रूएलिटी कर रही है, उसी की कोई सुपीरियर अथॉरिटी जांच करेगी जो उनको बरी भी कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन में उनको जो है पाक साफ, नीट एंड क्लीन भी, चूंकि अपने दामन पर भी तो दाग धोने हैं ना, तो ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि बिना महिला पुलिस के ये पुलिस वहां पर गई ही क्यों? हेलो, बिल्कुल बीके सिंह जी,
भाई बिना महिला पुलिस के पुलिस नहीं जानी चाहिए थी। सेकंड थिंग, जो भी है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए। ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है। मुझे लगता है कि जब शक्ति हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कभी किसी को फुली एम्पावर्ड किया ही नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो मुख्यमंत्री एम्पावर्ड है, फुली एम्पावर्ड है, ना गवर्नर फुली एम्पावर्ड है, ना ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही फुली एम्पावर्ड नहीं है। अगर उनको कोई डिसीजन लेना होता है तो उन्हें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी पड़ती है, दैट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। एक व्यक्ति को पावर क्यों नहीं दिया गया? इसीलिए तो नहीं दिया गया है ताकि कोई एरोगेंट ना हो। निश्चित रूप से बीके सिंह सर, अगर मैंने कोई अगर अपराध किया है, मैं अगर दोषी हूं तो मेरे पूरे परिवार पर तालिबानी सजा पूरी परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद अपने संवाददाताओं से भी समझेंगे कि आखिर मामले जो चल रहे हैं इनमें पुलिसिया कार्रवाई आगे क्या हुई है, और दूसरी बात हम बीजेपी नेता से इनका जवाब लेंगे जो हमारे दोनों पैनलिस्ट ने सवाल किए हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बिगड़ी कानून व्यवस्था का आखिर जिम्मेदार कौन? हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चलते हैं उनके पास और चर्चा करते हैं। उससे पहले केशवानंद आपके पास आएंगे। केशवानंद, जो ये पीड़िता है जिसके घर में पुलिसकर्मियों ने घुसकर मारपीट की, उसके भाई आरोपी है, नाबालिग को भगा ले जाने का उसके ऊपर आरोप है। बताया जा रहा है कि पुलिस की दहशत में उसने जहरीला पदार्थ खाया है और अब उसकी हालत अस्पताल में नाजुक बनी हुई है। क्या स्थिति है अभी? पुलिस किस तरीके की कार्रवाई आगे बढ़ा रही है चूंकि वो आरोपी है? दूसरी बात यह कि उसकी अभी हालत कैसी है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो पीड़ित जिस पे आरोप लगा हुआ है उसने पुलिस से अछूत होकर के जो है जहरीला पदार्थ खा लिया है। उसको रायबरेली के जो लालगंज सीएससी वहां पे सबसे पहले जो परिजन थे, स्थानीय लोग थे, उनके द्वारा ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए रायबरेली के जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां पे उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उसने जो है जहर खा लिया पुलिस से अछूत होकर के, जिसके बाद ये जो पुलिस कर्मी थे उनके घर जाकर के जो है तांडव नादे हैं। हालांकि जो गर्भवती महिला है उसने कई गंभीर आरोप लगाया और गंभीर आरोप लगाते हुए उसने ये भी बताया है कि जब पुलिसकर्मी आए तो ना उनके साथ महिला पुलिसकर्मी थी और ना ही कोई, दो पुलिसकर्मी बाइक से आते हैं और उसके घर पे तांडव करते हैं, जम करके मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। लगातार पीड़िता जो महिला है उसने पुलिस पे आरोप लगाया और इस पूरे मामले को जब रायबरेली में जब पूरी मीडिया द्वारा इसको पूरा खबर दिखाया जाता है तो रायबरेली के जो एएसपी होते हैं उनके द्वारा बयान जारी करके इस पूरे मामले को तीसरी कर दी जाती है। इतना गंभीर मामला होने के बावजूद जो है रायबरेली पुलिस के द्वारा जो है गंभीरता नहीं दिखाई गई और उन जो पुलिसकर्मी पे जिन पे आरोप लगा है उनसे अभी तक ना ही कोई जांच कमेटी बैठाई गई और ना ही जो आरोप लगे उसके जांच के आदेश दिए हैं। केवल इस पूरे मामले को एक बयान जारी कर दी जाती है एएसपी के द्वारा और इस पूरे मामले को लेकर के तीसरी की जाती है। वही अगर आरोपी जिस पे आरोप लगा हुआ 15 वर्षीय नाबालिग को भगाने का, उसकी हालत की अगर बात करें तो उसका इलाज अभी भी जारी है, गंभीर हालत बताई जा रही है और रायबरेली के जिला अस्पताल में अभी भी उसका इलाज चल रहा है। निश्चित रूप से केशवानंद आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज सवाल यही है देवेंद्र जी कि उस युवक ने जिस घटना को अंजाम दिया उसका अपराध कम नहीं हो जाता है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना रवैया जो पुलिस ने अपनाया है उस पर बड़ा सवाल बनता है कि किस तरीके से आखिर उसने नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप उस पर लगा था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन जो प्रताड़ना परिवार को दी गई उसके बाद उस युवक ने जहरीला पदार्थ खाया, यह निश्चित रूप से यह गैर जिम्मेदाराना रवैया, सवाल इसी पर है। देवेंद्र जी, इस तरीके का रवैया पुलिस को अपनाना चाहिए क्या? लगातार पुलिस की जो छवि है वो खराब होती जा रही है और तमाम प्रयास भी किए जाते हैं कि पुलिस की जो छवि है वो जनता में अच्छी बनी रहे। देखिए मनोज मसान जी, इसमें क्या है, मानस जी जी इसमें एक आरोप है, कोई सिद्ध नहीं हो जाता है। दूसरे आरोपी जो है इसमें एक पुरुष है, पुरुष के घर पे पुलिस अगर गई है उसकी इंक्वायरी के लिए गई, ना कि किसी को अरेस्ट करके लेके आई। आप इसमें इतना ही आप समझ लेंगे, अगर पुलिस जाती, पुलिस ने इस तरह कार्रवाई की है तो पुलिस वहां से अरेस्टिंग भी दिखाती है कि पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो पुलिस इंक्वायरी के लिए किसी के घर पे कहीं भी जा सकती है। अगर किसी पे आरोप लगाए तो ये आरोप है और जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक हम उसको दोषी नहीं मान सकते।
तो आरोप तो किसी का भी तरह का लग सकते हैं। बिकरू कांड को आप देखेंगे या कहीं पे देखेंगे पुलिस की वहां पे हत्या होती है तो विपक्ष को तो तब भी कहता है पुलिस ने अपना पुलिस को मारा है, तो ये तो आरोप है, इसमें कोई वो थोड़ी है इसका। आप इसके तथ्यों में आप जाइए, एक आरोपी कोई महिला पे अगर आरोप होता, उसको अरेस्टिंग के लिए अगर पुलिस जाती तो महिला पुलिस को साथ में लेके जाती। पुलिस एक वहां पे अगर गई है तो इंक्वायरी के लिए गई है और इंक्वायरी पुलिस किसको अरेस्ट करके नहीं लाई है, तो ये उनकी अपनी मानसिकता को दर्शाता है कि बहन पुलिस के ऊपर आरोप लगा रही है और जिसपे आरोप लगे हैं वो स्वयं ही मतलब जहर पी के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। तो इसमें पुलिस का कहां पे दोष साबित हो जाता है इसमें। चलिए देवेंद्र जी, नोएडा की घटना का हम जिक्र कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा, पूजा जी आपके पास आएंगे, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ देंगे और छोड़ चुके हैं, या तो उन पर कार्रवाई होगी। अपराधी डरे हुए हैं। कई बार मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने शिमला बना दिया, लेकिन नोएडा में एक व्यक्ति को जिंदा जला देने का मामला सामने आया है। कहां डर है अपराधियों में? प्रदेश छोड़कर कहां अपराधी गए हैं? देखिए मनोज मानस जी, आप इस घटना को देखिए, कितने घंटे पहले घटना घटी है और जैसे ही इसमें तुरंत इसमें जांच की गई है और 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इससे फास्ट कार्रवाई क्या होगी? और जांच का विषय जब तक उसमें क्लियर नहीं हो जाता है, देखिए घटना है, आग लगी है और जंगल से गाड़ी बरामद हुई है, तो इसमें जो भी कोई दोषी होगा उसको पुलिस किसी कीमत पर भी उसको छोड़ने वाली नहीं है। चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी है, चाहे उसके पीछे कितनी बड़ी ताकत है, उसको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ा जाएगा। और विपक्ष का काम है आरोप लगाने का। वो अपना गिरबान झांके देख ले कि उनके शासन जब रहा है किस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर घूमे। और आज आप योगी जी की सरकार में आज आप देखेंगे अपराधी तख्ती लेके घूमते हैं कि मैं दोषी हूं और मुझे जेल के अंदर डालिए, नहीं तो उनको बह के मारे। आप जानते हैं क्या उनको। देवेंद्र जी, अब विपक्ष अगर आवाज नहीं उठाएगा, मीडिया आवाज नहीं उठाएगा, तो फिर आखिर आवाज कौन उठाएगा? और ये मुद्दा पूजा जी लेकर नहीं बैठी हैं, मुद्दा ये के न्यूज लेकर आया है। आरोप, इन आरोपों को लेकर के न्यूज डिबेट पर बैठा है। देवेंद्र जी देखिए मनोज मान से हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर टीका टिप्पणी की, इसमें ये एक शासन का काम है, शासन इसको कर रहा है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी कहां से दोषी हो गए? नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी को दोषी नहीं मानता हूं। मुख्यमंत्री जी के प्रयास की मैं लगातार सराहना कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी की मंशा पर भी सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी मंशा पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। सवाल इस पर है। पूजा जी आपके पास आएंगे। पूजा जी, क्या पुलिस को क्लीन चिट दे देनी चाहिए? वो घर पे घुसे, मारपीट की अभी ये सिर्फ आरोप है, और नोएडा जैसी घटना जिस तरीके से होती है उस पर देवेंद्र जी के अनुसार क्या क्लीन चिट दे देना चाहिए? सवाल नहीं बनता इस पर? सवाल नहीं बनता है क्या इस पर? मानस जी, विडंबना यही है कि सरकार को अगर आईना दिखाया जा रहा है, तो इनको लग रहा है विपक्ष कह रहे हैं, इनको तो इस चीज को गंभीरता से लेनी चाहिए कि एक महिला से जो है प्रश्न करने के लिए बिना महिला पुलिस के आप जो है महिला के घर कैसे चले गए? जब आपने देखा वहां पे महिला है तभी आपको बैकफुट पे हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको अधिकार नहीं देता। पब्लिक प्लेस में भी देवेंद्र जी, क्योंकि मैं महिला हूं तो मैं महिला के अधिकारों को जानती हूँ, पब्लिक प्लेस में भी अगर बड़ा से बड़ा ऑफिसर है, मैं बात नहीं करना चाहती, अगर वो मेल है तो नहीं कर सकता, ये अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन। और आप घर पे को अपराधी भी होती तो भी आप बिना महिला पुलिस के वहां पे नहीं जा सकते थे, क्योंकि आपको बता रहा है विपक्ष। आप विपक्ष आरोप लगाते हैं आरोप लगाते जा रहे हो, तो बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो है मंशा अच्छी है। मानस जी ने मुझे रोका भी, पर देखिए सत्ता आपकी है, मुख्यमंत्री जो है भाजपा का है, और मुख्यमंत्री तो हमारे भी हुए ना। ऐसा तो है नहीं कि पूजा मिश्रा के मुख्यमंत्री नहीं है। हम विपक्ष में है तो क्या हुआ, वो तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के भी होंगे, हर प्रदेशवासी के मुख्यमंत्री। तो सवाल किससे पूछा जाएगा? अगर उत्तर प्रदेश की जनता परेशान होगी, अगर उत्तर प्रदेश की महिला परेशान होगी, उत्तर प्रदेश की पुलिस परेशान होगी, पुलिस परेशान करेगी, जिसके पास जाते हैं हम मदद लेने के लिए, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? प्रश्न किससे पूछा जाएगा? आप भूल जा रहे हैं कि यही चुनाव का जब परिणाम आया था तो आपका संगठन, आपकी सरकार मिल करके कह रहे थे कि प्रशासन जिम्मेदार है, और आपका प्रशासन का फेलियर पूरी तरीके से दिखा था, हाथरस में दिखा, जब डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल रहे, एम्बुलेंस नहीं अवेलेबल रहे, और पता ही नहीं चला कैसे भीड़ चली गई। आपका जो फेलियर प्रशासन का दिख रहा है बहराइच में, और लगातार जो इस तरीके के मामले बढ़े हुए हैं। मुझे लगता है डीके सिंह जी ने बहुत क्लियर बोला कि आपके हाथ में जुडिशरी नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि ना तो आपके हाथ में, ना हमारे हाथ में, ना पुलिस के हाथ में जुडिशरी है। ये न्याय होगा? प्रश्न तो उठेंगे, उसका जवाब सरकार को ही देना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस तो दे ही नहीं रही है। पुलिस जाकर के पुलिस आपकी है,
सरकार आपकी, प्रशासन आपकी, सवाल आप ही से उठेंगे। अगर पुलिस अब कानून व्यवस्था अच्छा किए रहेगी तो भी तो सरकार की प्रशंसा की जाती है। निश्चित रूप से शासन में जो भी होगा पूजा जी, निश्चित रूप से शासन में जो भी होगा सवाल उसी से पूछा जाएगा। पूजा जी आपके पास आएंगे। प्रशांत सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, अभी देवेंद्र यादव जी कह रहे थे कि हमारे संवाददाता अधिकारियों से बात करने पहुंचे नहीं पहुंचे। प्रशांत, जो वो दिव्यांग है, पीड़ित दिव्यांग, पिछले कई महीनों से लगातार चक्कर काट रहा है अधिकारियों के, क्या उसको अधिकारियों ने अभी तक किसी अधिकारी को उसकी पीड़ा समझ में नहीं आई? इतनी बड़ी से बड़ी जांचें हो जाती हैं, उसको अपने आप को मैं जिंदा हूं ये सिद्ध करने के लिए 6 महीने से वो चक्कर अधिकारियों के काट रहा है। क्या अब तक किसी जिम्मेदार से आपकी बात हुई है, और अगर हुई है तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? जी आपको बता दूं मानस जी कि जो देवेंद्र जी अभी कह रहे थे कि अधिकारियों से बाइट नहीं ली, अधिकारियों के पास बाइट लेने पहुंचे थे, लेकिन कोई भी अधिकारी बाइट देने को इस संबंध में तैयार नहीं है। सिर्फ ऑफ कैमरा कह रहा है कि इसमें जांच चल रही है, हम बात करके देखेंगे, उसको बुलाते हैं, लेकिन वो जिलाधिकारी से लेके और ब्लॉक के सचिव तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर बयान देने को तैयार नहीं है। आपको एक बात तो बता दूं कि इसमें मेन जिम्मेदार जो है वो है ब्लॉक सचिव, जिसने इसका जब विकलांग पेंशन जो आई थी उसका वेरिफिकेशन किया था, उस समय इसका नाम मृत घोषित कर दिया था। वो अपने आधार कार्ड लेके सब कुछ पहुंचा है। अब तक वो चक्कर 6 महीने से सिर्फ चक्कर ही काट रहा है और इसको अधिकारी इधर से उधर टहला रहे हैं। अभी तक कोई भी अधिकारी पूर्ण रूप से जवाब नहीं दे रहा है। जी निश्चित रूप से प्रशांत। देवेंद्र जी, एक और सवाल। देवेंद्र जी, इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं, आप जैसे लोगों को इसका जवाब देने आना पड़ता है। मैं गलती आपकी नहीं दूंगा, लेकिन सरकार आपकी है तो सवाल निश्चित रूप से, और आप पदाधिकारी हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपकी पार्टी की सरकार है तो सवाल आपसे निश्चित रूप से बनेगा कि आखिर कई महीनों से ये जो दिव्यांग अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी कोई पीड़ा जानने वाला नहीं है, उसको जो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसका परिवार किस कंडीशन में है। तो ये हीला हवाली, इस पर आवाज नहीं उठाना चाहिए था। और इस तरीके की आवाज अगर नहीं उठेंगी, हम सवाल नहीं करेंगे, पूजा जी अगर सवाल नहीं करेंगी, तो फिर इन घटनाओं की जानकारी आप तक कैसे पहुंचेगी, शासन तक कैसे पहुंचेगी, और ऐसे गैर जिम्मेदार जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कैसे होगी? देवेंद्र जी देखिए, जैसे अभी उन्होंने बताया कि कोई घटना है, ये उसमें जांच मतलब उसमें उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स एविडेंस अपना दिया है, तो इसमें जो संबंधित अधिकारी है वो जांच के उपरांत ही जो इसमें दोषी है उसको कहीं पे भी नहीं बख्शा जाएगा और पीड़ित को तुरंत इसमें न्याय मिलेगा। थोड़ा किसी एक संज्ञान में आने के बाद थोड़ा जांच में समय लगता है, तो थोड़ा जो समय लग रहा है वो जांच का विषय, और जांच के बाद उसको किसी कीमत पे नहीं बख्शा जाएगा। उसकी गलती हुई है तो उसको उसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए देवेंद्र जी, कई महीनों से वो बेचारा चक्कर काट रहा है, अब आपके संज्ञान में आया है, क्या हम माने कि अब वो जो पीड़ित है उसको न्याय मिल जाएगा? क्या आप जिम्मेदारों तक आवाज उसकी आवाज पहुंचाएंगे और उसको न्याय दिलाएंगे? क्या आप कासगंज का ये मामला है? जी, इसमें बिल्कुल मैं अपने माध्यम से इसमें प्रयास कराऊंगा और जल्द से जल्द इसको हम लोग निपटाने का प्रयास करेंगे, इसको निपटाएंगे मामले। निश्चित रूप से देवेंद्र जी, देखिए मनसा सरकार की नियत पे सवाल नहीं है, हमारा और विपक्ष का भी काम है एक एक नागरिक को सुरक्षा देना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, यह शासन का काम होता है। जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तभी हम चर्चा लेकर बैठते हैं कि आखिर इन पीड़ितों की आवाज शासन तक कैसे पहुंचे, प्रशासन तक कैसे पहुंचे और इन पीड़ितों को न्याय मिले, और जो इनके साथ नाइंसाफी हो रही है वो नाइंसाफी इनके साथ ना हो, क्योंकि माध्यम जो है वो मीडिया माध्यम है, जो आपकी जो विपक्ष के लोग हैं वो माध्यम है। भाई सरकार के लोग स्वतः संज्ञान लेकर ऐसी तो शायद ही कोई घटना दिखाई देती है जो अपने ही नेता कोई स्वतः संज्ञान लेकर ऐसी घटनाओं का पीड़ितों को न्याय दिला सके। बीके सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बीके सर, देवेंद्र जी को आपने सुना, क्या इस तरीके की घटना एक एक प्रदेश के एक एक नागरिक को सुरक्षा देना, न्याय देना, उसको सहूलियतें देना सरकार का काम नहीं है? और जब लोगों को दिक्कतें होती हैं तो वो मीडिया के माध्यम से और विपक्ष के माध्यम से या तमाम माध्यम से जो
जिम्मेदारों तक आवाज पहुंचाते हैं तो उसमें राजनीति होने लगती है। क्या इन लोगों के लिए राजनीति ठीक है क्या? मैं देवेंद्र साहब को स्पेशली नमस्कार करना चाहूंगा सबसे पहले तो जी। और देवेंद्र साहब को नमस्कार करते हुए ये बताना चाह रहा हूं कि देवेंद्र साहब, सवाल मुख्यमंत्री जी की नियत या मंशा का नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, कोट कर चुका हूं कि उनकी नियत एक जीरो क्राइम की है या जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की है। हम उस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को एप्रिशिएट करते हैं जी। सवाल इस बात का है कि जो हमारे यहाँ एक जो पब्लिक सर्वेंट होता है, पब्लिक सर्वेंट वो राज्य का प्रतिनिधित्व, सर्वेंट अगर राज्य का प्रतिनिधित्व करने में फेल्योर होता है या आर्बिट्रेरी इन्वेजन करता है, जैसे कि रायबरेली में महिला के साथ हुआ, मैं महिला के बयान को कोट कर रहा हूं, सिर्फ उसके आधार पर मैं मानता हूं कि हो सकता है, इट माइट बी कि महिला भी बढ़ा चढ़ा करके बोल रही, बिल्कुल आरोप ही मेरा है सवाल है, हाँ आरोप है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर वो पूछताछ करने गए थे तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इवन आरोपी से भी अगर पुलिस जबरदस्ती कोई बयान लेना चाहे, जबरदस्ती फोर्सफुली, तो आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको ये राइट देता है कि भाई जबरदस्ती अगर आपसे पूछताछ की जा रही है, आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो ना दे। तो यहाँ तो आरोपी नहीं, आरोपी की बहन के साथ जो है जो बर्बरता की गई, क्रूअलिटी की गई, वो बात है। सेकेंड थिंग इज दिस कि पब्लिक जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो व्यक्ति नहीं होता है, वो इस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल। और पब्लिक सर्वेंट का अगर छोटा से छोटा कर्मचारी अगर किसी भी विभाग का हो, अगर वो गलती कर रहा है तो समवेयर उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसका जिम्मेदार है। और इस पूरे स्टेट का हेड अगर चीफ मिनिस्टर है तो जाहिर सी बात है रूलिंग पार्टी से ही क्वेश्चन बनेगा, प्रश्न होगा। तो सवाल ये है कि भाई प्रश्न जो भी पूछ रहा है वो तो सत्ता से ही पूछेगा ना, क्योंकि सत्ता में आप बैठे हैं। तो मेरा मतलब है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, मैं ये मानता हूं कि घटनाएं हैं, 24 घंटे घटनाओं को नहीं रोका जा सकता है। घटना कहीं भी लूट की हो सकती है, मर्डर की हो सकती है। उसके बाद घटना होने के बाद जो कार्यशैली है वो कम से कम एटलीस्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होनी चाहिए, उसमें आर्बिट्रेरी इन्वेजन नहीं होना चाहिए कहीं पर भी किसी भी तरीके का। इससे जो है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, आपने कहीं घटना घटित हुई और पुलिस ने उसको गोली ही मार दी आरोपी को, अब गोली मार दी तो इसका मतलब उसके साथ तो वहीं पर आपने फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया, फिर कोर्ट का क्या अस्तित्व रह गया और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब रह गया। तो ना तो ऑन स्पॉट में गोली मारने की पैरवी करता हूं और ना ही किसी इस तरह की आर्बिट्रेरी इन्वेजन करते हुए किसी से पूछताछ की बात करता हूं। मैं कहता हूं कि अगर कुछ भी हुआ है तो एटलीस्ट वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपराधी तो जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसको तो ना कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है ना आपके लॉ से मतलब है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो जस्टिस दिलाने में मदद करते हैं वो एटलीस्ट इस देश के कानून को भी जानते हैं, संविधान को जानते हैं, तो कम से कम वो उस चीज का, उस प्रोसीजर को पूरी तरह से फॉलो करें, ये मेरा मतलब है। निश्चित रूप से वीके सर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता नोएडा। अशोक, ये जो घटना नोएडा में घटित हुई, युवक को कार में जिंदा जलाने का मामला सामने आया है, इसमें कहां तक कार्रवाई आगे बढ़ी है और घटना का जो दोषी है उसको गिरफ्तार किया गया है ये, या और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो कौन लोग हैं, कहां तक ये जांच पहुंची अब तक? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो गिरफ्तार किए गए हैं ये जो है मृतक के दोस्त थे। ये रात में उनके साथ में घर से लेकर के आए थे कि हमें साइट पे जाना है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। लेकिन इनमें आपस में ज्वेलरी का लेन देन था, जिसको लेकर के ये लोगों की पहले से पुरानी दुश्मनी रही होगी, जिसको लेकर के ये यहाँ पे दादरी थाना क्षेत्र में पहुंचे, ग्रेटर नोएडा, और वहां पर इन्होंने जिंदा कार में रख के आग लगा दी। फिलहाल शुरुआती जांच में तो ऐसा लगा था कि घटना एक फॉर्च्यूनर कार में आग लग जाने की वजह से हुई है, लेकिन जब पुलिस ने इस पर जांच शुरू की तो पुलिस को पता लगा कि इसके दो दोस्त साथ में थे, जिनका एक का नाम विकास, एक का नाम जीत चौधरी था।
इन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिर पुलिस ने जब शिनाख्त करने के बाद में, डेड बॉडी की शिनाख्त करने के बाद में, जब मृतक के घर पे मैसेज किया पुलिस द्वारा, उसके बाद में उन्होंने लिखित तहरीर दी और उन्होंने ये बताया, परिवार के लोगों ने ये बताया कि ये 2 दोस्तों के साथ घर से गया, जिसके बाद ये घटना हुई। फिर उसकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है। अभी पुलिस पूरा मामला साफ नहीं कर पा रही है। पुलिस का कहना यह है कि जांच के बाद पूरा मामला साफ हो पाएगा कि घटना क्यों की गई है। जी, निश्चित रूप से अशोक हमारे साथ जुड़े रहिए। देवेंद्र यादव जी, आपके पास एक बार फिर से आएंगे। सबसे पहले आपका की धैर्य की प्रशंसा करेंगे, और जिस तरीके से हमारा भी, पूजा जी का भी, वरिष्ठ पत्रकार, सबके सवालों का आप बड़े धैर्यतापूर्वक जवाब दे रहे हैं। हालांकि जवाब भले ही स्पष्ट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो धैर्य की है वो जरूर प्रशंसा करनी पड़ेगी कि सामान्यतः जो बीजेपी की प्रवक्ता जो जुड़ते हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है। चूंकि सरकार में आप है तो जिम्मेदारी तो बनती है, और सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपकी एक बार फिर से प्रशंसा करते हुए एक सामान्य सा हमारा सवाल है देवेंद्र यादव जी, हम सवाल उठाते हैं इस तरीके की घटनाओं का, तो एक आईना हम लोग दिखाते हैं, तो ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से जब इन पर कार्रवाई होगी, इन पीड़ितों को न्याय मिलेगा, तो आपकी सरकार की छवि सुधरेगी। और मुख्यमंत्री की या आपके सरकार की हम मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं जब होती हैं, तो क्या एक प्रतिनिधि के तौर पर स्वयं अगर भाजपा के कार्यकर्ता या सरकार के अपने प्रतिनिधि इस तरीके की घटनाओं पर मॉनिटरिंग करें, लगाम लगा लें, तो हमको चीखने चिल्लाने की या पूजा जी को चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है भाई? देखिए मनोज भाई, जो आपने कहा है कि इसमें जो आपका चौथा स्तंभ है, जो आपकी देश और मतलब प्रदेश और राष्ट्र में जो आपकी भूमिका है जी, इससे जैसे सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं अपनी मतलब मुकर सकती, वैसे ही आप भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते। बिल्कुल। अगर आप लोग किसी की समस्या को आप नहीं उठाएंगे तो उसे न्याय नहीं मिल पाता। आप उठाते हैं तो ये संज्ञान में एक मामला आता है, और विपक्ष का भी काम है अपनी बात को कहना, तो इसमें किसी भी तरीके से कोई गलत नहीं है। लेकिन जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है वो अपने कार्य को अपनी उतनी जिम्मेदारी के साथ करे, तो उसमें जल्दी परिणाम आता है। और इसमें आपको लगेगा जो नोएडा का जो मामला है, जो दादरी का जो मामला है, इसमें तुरंत एक कार्रवाई हुई है, और जैसे ही अभी जांच होकर पूरी होगी तो इसकी आपको बाकायदा प्रेस रिलीज आपको मिलेगी। तो कोई अपनी जिम्मेदारी से इसमें नहीं बचता, और आप और विपक्ष अपना काम जो करने का है उसे करेंगे, तो सरकार भी की मंशा भी पूरी तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करने की है। लेकिन जब सरकार और आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं देवेंद्र जी, वो ठीक से काम करेंगे, तो हमारा और पूजा जी का भी काम हल्का हो जाएगा। जी, उनकी जो अपनी जिम्मेदारी जो तय है उससे वो बच नहीं सकते। अगर कोई भी दोषी होता है, किसी तरीके का दोषी पाया जाता है, तो उसके साथ भी उसी तरीके का जो कानून के अनुसार है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई उसके खिलाफ भी की जाएगी। चलिए पूजा जी से जवाब ले लेते हैं। पूजा जी, आखिरी कमेंट है ये आपका, क्या लगातार आप भी डिबेट में आती हैं, लगातार हर दिन कोई ना कोई ऐसे इस तरीके के मुद्दे को लेकर हम लोग चर्चा में बैठते हैं, क्या सरकार को इन सवालों के जवाब नहीं देना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं उनमें जिम्मेदारी तय हो, नजीर बन सके? मुख्यमंत्री जैसा दावा करते हैं कि हमारे सरकार में इस तरीके का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अपराधी जो है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई डर तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, और पुलिसकर्मी जो जिम्मेदार है उनके अंदर भी डर नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो ये कासगंज और रायबरेली जैसी घटनाएं ना होती। देखिए मानस जी, मैंने शुरुआत में ही बोला कि जैसे आपने कहा ना कि नजीर बने, तो यहाँ पे नजीर बनने का आपको जो है बीके सिंह जी ने भी कहा कि आप जाकर के गोली मार दीजिए। अगर किसी ने किसी का मर्डर किया हुआ है तो ये अधिकार पुलिस को नहीं मिलता है कि आप जाकर के वहां पे जो है न्याय करें। और अभी बार बार देवेंद्र जी कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होगी और जल्द ही फैसला आएगा। तो देखिए देवेंद्र जी, वो फैसला जुडिशरी से आएगा। आपकी सरकार की जिम्मेदारी ये है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी ये है कि ये घटनाक्रम में गिरावट आए। ये बिल्कुल कहना कि जो है क्राइम जीरो हो जाएगा, आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं, उसके बावजूद भी क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है।
तब फिर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है, क्राइम हो गया हुआ है, अब तो चला गया हुआ है केस, जुडिशरी का एक्शन होगा, जुडिशरी का परिणाम आएगा, अगर एक्यूज कल्प्रिट होगा तो उसको उम्र कैद फांसी सजा। हमारा तो ये कहना होता है कि अगर कोई कल्प्रिट है उसको जुडिशरी फांसी की सजा दे दे, पुलिस जाकर के आपकी गोली ना मारे। लेकिन पुलिस की आपकी जिम्मेदारी है कि वहां पे जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं बढ़ी हुई है, वो घटनाओं को कम किया जाए। वहां पे माननीय मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर जो गलत नाम लेते हैं, राजनीति कर रहे होते हैं, छेड़खानी हो जाती है, उस पर चर्चा नहीं हो रही होती है। चर्चा का डायरेक्शन बहुत गलत है। और आपकी मैं चैनल पे बहुत तारीफ करूंगी कि मुझे लगता है कि आपका 5 बजे का शो हमेशा ऐसा ही रहता है कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, जो कोरभूत मुद्दे हैं, आप उन्हें लेकर के बैठते हैं। मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ताओं को इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए और ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि आप सत्ता में हैं और उनको बताएं कि उत्तर प्रदेश में धरातल पे चल क्या रहा है। आपके जो है वो शायरी बनी हुई थी ना कि किताबों, आपके जो है किताबों में गाँव का रंग गुलाबी है, पर ये आंकड़े जो है बेशक या कह लीजिए कि हकीकत नहीं है, ये हकीकत से काफी दूर है। तो यही सच्चाई है। बिल्कुल पूजा जी, बिल्कुल पूजा जी। बीके सर आप हमारे साथ जुड़े, पूजा जी आप हमारे साथ जुड़ी, देवेंद्र यादव जी आपने धैर्यतापूर्वक सभी सवालों के जवाब दिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और हमारे तीनों संवाददाता आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने पूरे 1 घंटा खड़े रहकर आपने घटनाओं का ब्रीफ किया और धरातल पर क्या चल रहा है उसकी जानकारी दी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।